सर, कोरोना वायरस की लड़ाई में मॉडिफाइड जो लॉकडाउन है उसको किस तरह प्रदेश में लागू किया गया है? ये भारत सरकार द्वारा जब 14 तारीख को ओरिजिनल लॉकडाउन का जो देशव्यापी था उसको वो समाप्त हुआ, तो उसके बाद 15 तारीख से उन्होंने इसकी नई शर्तें मॉडिफाइड लॉकडाउन के नाम पे निकाली हैं। और उस ओवरऑल गाइडलाइंस के तहत हमने राज्य के तहत अपनी जो हमको अपने निर्देश थे वो हमने कल रात को उसको जारी कर दिए हैं। मूलतः इसके अंदर 2-3 बातें हैं, क्योंकि एक तो पहली चीज तो ये कि इसमें जहां पर हॉट स्पॉट्स हैं यानी कर्फ्यू लगे हुए हैं उन पर ये मॉडिफाइड जो लॉकडाउन की बातें लागू नहीं होंगी, वहां पर उसी रूप में कर्फ्यू का पालन किया जाएगा, कड़ाई से उसका पालना कराई जाएगी। दूसरी बात आती है कि जहां पर इसका असर नहीं है, ऐसे 8 जिले हैं, 33 में से 25 जिलों में अभी तक ये फैला है, और प्रत्येक जिले में कोई कोई स्पॉट्स हैं जहां पर कर्फ्यू है, पूरे जिले में कर्फ्यू नहीं है। तो उस तरह से हमने उनको सेग्रीगेशन किया है, और अधिकांशतः ये देखने में आया है कि सभी जगह पर ये इसका जो फैलाव है कोरोना वायरस का वो म्यूनिसिपल एरियाज में है, रूरल एरियाज में इसका प्रभाव नहीं के बराबर रहा है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये मॉडिफाइड जो लॉकडाउन की बातें कही गई हैं, इसमें हमने जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए लोग परेशान हैं और काम चाहते हैं, तो उसमें, और इसी तरह से फैक्ट्रियां बंद हैं तो लोग वर्कर्स बेघरबार होकर के बाहर निकलने लग गए, तो इन सब बातों को संभालने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए, उनसे उनके जीवन यापन के साधन जुटाने के लिए ये व्यवस्थाएं की गई हैं। 20 तारीख से ये लागू होंगी, 20 अप्रैल से। और इसमें मुख्य बात आती है कि कृषि के ऊपर एक खास तौर से ध्यान दिया गया है। रबी का सीजन है, मंडियों को खोला गया है, आज से हमने प्रोक्योरमेंट शुरू कर दिया है कोटा संभाग में, और बाकी जगह रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया और जल्दी ही प्रोक्योरमेंट का काम शुरू हो जाएगा। और मंडियों पे पूरी तरह से जो एक फ्री लेन देन होता है, ट्रांजैक्शंस होते हैं, वो तो शुरू हो गए हैं। एमएसपी के ऊपर जो 25% हमारा प्रोक्योरमेंट होता है वो भी कोटा के अंदर आज से शुरू हुआ है, और किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही। लोग आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालना कराते हुए टोकनों के माध्यम से उस व्यवस्था को किया गया है। तो ये तो कृषकों की चीज के लिए। दूसरी बात, हमने डायरेक्ट परचेजिंग सिस्टम को भी अलाउ किया है, यानी वो किसान से सीधे मिलर्स व्यापारी खरीद सकते हैं। अभी तक आड़तिये के थ्रू खाली मंडियों के माध्यम से होता था, लेकिन इस वाली परिस्थिति में हमने डायरेक्ट परचेजिंग सिस्टम शुरू किया है। दूसरा आते हैं ग्रामीण व्यवस्था के लिए नरेगा के काम लगभग बंद थे, अब उनको तेजी से शुरू किया जाएगा 20 तारीख से, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। और हमारा फोकस ये रहेगा कि लेबर इंटेंसिव कामों को लिया जाए, अधिक से अधिक श्रम और सामग्री, 2 चीज इसमें होती हैं, श्रम के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाए ताकि परचेजिंग पावर लोगों के हाथ में आए और कुछ कुछ संपत्तियां भी बने। तीसरी बात आती है रूरल इंडस्ट्रीज की। तो कॉटेज इंडस्ट्री, छोटी इंडस्ट्रीज, मध्यम जो उद्योग हैं, सभी को चालू करने की बात है, और वो सारी इंडस्ट्रीज रूरल एरिया में अब 20 तारीख से चालू हो सकेंगी। लेकिन जहां तक शहरी क्षेत्र में बात है, वहां हमने बड़े उद्योग जैसे हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, आरएसएमएम, इस तरह के और बड़े बड़े कई प्राइवेट जो उद्यम हैं उनको भी चालू करने की बात कही। और साथ साथ रीको के जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं, उन पूरे रीको इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर ये जो उद्यम है उनको अब चालू रख सकेंगे, क्योंकि ये एक 4 दीवारी के भीतर एक कवर्ड एरिया में मतलब वो रहते हैं, वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालना करते हुए इन सबको चालू किया जाएगा। तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने की एक ईमानदार कोशिश है। सर, सरकार की तमाम कोशिश के बावजूद भी कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़ रही है, क्या पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर्स एवं पैरामेडिकल स्टाफ है? डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमको ये भी ध्यान में रखना है कि वो 24 घंटे काम नहीं कर सकते, तो हमने उनका रोटेशन बनाया है। अगर हमको बहुत ज्यादा शुरू में थका देंगे तो आगे दिक्कतें होती, तो रोटेशन में उनसे काम लेते हैं और बारी बारी से उनको रेस्ट देते हैं। दूसरी बात यह है कि उनकी जो संरक्षण की पूरी व्यवस्था है, पीपीई किट्स, N95 मास्क वगैरह पर्याप्त संख्या में उनको उपलब्ध कराए गए हैं। न केवल उनको, जो सफाई कर्मी हैं, पुलिस कर्मी हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, जो बिल्कुल उसमें पास में रहते हैं और सीधा एक्सपोजर का जिनका खतरा रहता है,
उनके लिए भी ये सब व्यवस्थाएं की गई हैं। तो इसमें कोशिश यही है, और इनका एक ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल भी SMS के द्वारा तैयार किया गया, जो कि स्वाइन फ्लू, मलेरिया की दवाइयाँ और उनका एक मिक्स है, जो ICMR के बातचीत के बाद ये बनाया गया और उसके अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। जो पहला इटली में का दंपत्ति इसमें कोरोना से ग्रसित था, उनके ऊपर ये टेस्ट किया गया था, उसका अच्छा रिजल्ट आया, बाद के अच्छे रिजल्ट्स आए। भीलवाड़ा में इसको ट्राई किया गया, तो उसी के तहत उनका उपचार भी किया जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे सामने आ रहे हैं, जो आश्चर्य की बात है, क्योंकि जो विश्व का एवरेज था उससे कहीं अलग तरह से ये बात आ रही है कि बहुत ज्यादा नंबर एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स का है, जिनके कोई लक्षण ही नहीं है। तो लक्षण नहीं होने से उनको बहुत ज्यादा दवाई की जरूरत नहीं है, आइसोलेशन की जरूरत है, रेस्ट की जरूरत है, और 14 दिन के बाद, कई तो छुटपुट दवाइयों के बाद ही ठीक होकर के वापस नेगेटिव उनकी अगली रिपोर्ट्स आ रही हैं। और इसी प्रकार से अब तक 150 लोग करीब ठीक होकर के जा भी चुके हैं। ये व्यवस्था चल रही है। डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की कोई कमी नहीं है। टेस्टिंग की फैसिलिटी बहुत अधिक बढ़ गई है। पहले जो SMS में जब फर्स्ट केस आया था, उसका टेस्ट करने के लिए पूना भेजना पड़ा था, जो वहाँ का वायरोलॉजी लैब है। लेकिन आज हमारे पास 10 लैब्स हो चुकी हैं सारे प्रमुख शहरों में, समस्त संभागीय मुख्यालयों पे, और कोशिश है इसको अगला कई महीनों के अंदर अंदर ही, 1 महीने के अंदर ही कोशिश है कि हम पूरे 33 जिलों के जिला हेडक्वार्टर्स तक कम से कम एक लैब स्थापित करने की स्थिति बना लें। इसकी वजह से अब लोकल टेस्टिंग हो रही है, उनको सैंपल्स को यहाँ जयपुर नहीं लाना पड़ता, तो उसमें भी तेजी आई है, जल्दी रिजल्ट्स आ रहे हैं और भारी मात्रा में हम सैंपल्स ले रहे हैं, खासतौर से रामगंज जैसे एरिया में, तो उसकी वजह से इस काम में तेजी आई। सर, प्रदेश की अर्थव्यवस्था पटरी पर आए, ऐसे में आप केंद्र से क्या अपेक्षा करते हैं? देखिए, कोई भी राज्य सरकार बिना केंद्र सरकार की सहायता के इसमें उसके सामने मुश्किलात रहेंगी। कारण यह है कि पहले ही अर्थव्यवस्था ओवरऑल रिसेशन जो देश में था उसकी वजह से सफर कर रही थी। अब इस समय हमारा रेवेन्यू लगभग बंद पड़ा हुआ है, खर्चे और अधिक बढ़ के आ रहे हैं। तो अब उसमें सामंजस्य रखने के लिए कुछ हम अपने स्रोत से जुटाएंगे, लेकिन भारत सरकार की मदद की बहुत जरूरत है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने बार बार अलग अलग फोरम पे, VCs में, पत्रों के माध्यम से केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे हैं। मुख्य बातें उसमें यह हैं कि 1 लाख करोड़ की एक ग्रांट समस्त राज्यों को मिला के दी जाए, जिसमें उनकी जनसंख्या के आधार पर और कोविड का जो एक्सटेंट है फैलाव का, उसके आधार पर उन राज्यों को सहायता मिले। दूसरा यह है कि FRBM के तहत अभी हम GSDP का 3% ऋण के रूप में बाजार से ले सकते हैं RBI के माध्यम से, उसको बढ़ा के 5% किया जाए। फिर जितने भी हमारे वेज एंड मीन्स के इसमें लोन्स मिलते हैं, या PFC पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के RBI के लोन्स हैं, इनका मोरेटोरियम किया जाए, थोड़े दिन तक उनको स्थगित रखा जाए, लेकिन ये मोरेटोरियम इंटरेस्ट फ्री हो, ताकि उसकी मार बाद में हमारे को जब चुकाना पड़े तब ना पड़े। इस तरह की कुछ प्रमुख बातें रखी हैं। नरेगा के बारे में रखी थी, अब नरेगा तो 20 तारीख से अनुमत हो जाएगा, और फैक्ट्रीज को भी हम धीरे धीरे खोलेंगे। तो अब अर्थव्यवस्था एकदम से फैक्ट्रियां पूरे फुल स्टीम पे नहीं चल पाएंगी, लेकिन अगर 25-30% से शुरू होते हुए जल्दी आगे बढ़ती है स्थिति, तो मैं समझता हूं कि जब तक ये सामान्य स्थिति कोविड के आधार पे आएगी, तो हम उसको पटरी पे तेजी से ला पाएंगे अर्थव्यवस्था को। लेकिन ये सारे मेजर्स, ये ध्यान रखने की बात है सबके लिए कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए ही किए जाएंगे। फैक्ट्री में भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी नहीं कर सकते, नरेगा में एक जगह पे लेबर इकट्ठी नहीं हो सकती, उनको थोड़ा छितर के दूरी बनाए रख करके, मास्क पहन के अपने काम करने होंगे, ताकि इस बीमारी से भी निजात मिले और अर्थव्यवस्था की जो कमजोरी है उससे भी निजात मिले। दोनों के ऊपर हमको इकट्ठा काम करना होगा। मुख्य सचिव DB गुप्ता का कहना है कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मदद करनी चाहिए, ताकि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाया जा सके। कैमरामैन देवेंद्र सैनी के साथ प्रेम मीणा, न्यूज़ 18